हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक नज़र जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के नोट्स जो कि काफ़ी ही हेल्पफुल साबित होता है और उसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग आज देखने वाले हैं। कौन सा? एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन इतिहास। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में और साथ साथ याद भी करते चलेंगे और साथ साथ ही समझते भी चलेंगे, ठीक है, और कुछ निमोनिक्स लगाकर याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे कि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। विश्व की पहली सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का विकास जो हुआ है इराक में दजला और फरात नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के तट पर हुआ था? दजला और फरात नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विश्व की पहली सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इस मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम लोग सुमेरियन की सभ्यता के नाम से जान जाते हैं। और इस सभ्यता का जो विकास हुआ है इराक में हुआ है, और किस नदी के तट पर? दजला और फरात नदी के तट पर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व की दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। पहली सभ्यता तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है, जिसका विकास नील नदी के किनारे हुआ है। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व की तीसरी परंतु सर्वाधिक विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। पहला जो आपका हो गया मेसोपोटामिया, पहला सभ्यता आपका कौन सा हो गया? मेसोपोटामिया। दूसरा सभ्यता कौन सी होगी? मिस्र की सभ्यता, ठीक है। दूसरा सभ्यता कौन सी होगी? मिस्र की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता। और तीसरी सभ्यता हो गई कौन से? हड़प्पा सभ्यता, जो कि सर्वाधिक विकसित सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता कौन कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नाम। हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। पहला में सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त नाम। सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? कि सभी नामों में सबसे अधिक उपयोग में आने वाले नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का ही क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। इस सभ्यता को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग काल निर्धारित किया है, ठीक है। जैसे जॉन मार्शल के अनुसार क्या है? 3250 से 2750 ईस्वी। अर्नेस्ट मैके का है 2800 से 2500 बीसी। और माधव स्वरूप वत्स का है 2700 से 2500 बीसी। सीजे गैड का है 2350 से 1700। और मार्टी व्हीलर का 2500 से 1700 है। और फेयर सर्विस का है 2000 से 1500। और सर्वाधिक मान्य काल कहता है कि कौन सा है? तो 2500 बीसी से 1900 बीसी तक है, ठीक है, 2500 बीसी से 1900 बीसी तक, ठीक है। तो कार्बन 14 जो है ये याद रखना है। ए पॉइंट ऊपर नहीं भी याद रखिएगा तो काम चलेगा, लेकिन ये जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक मान्य काल कितना है? 2500 से 1900 बीसी, ठीक है। कार्बन 14 डेटिंग या रेडियो की कार्बन विधि 2300 से 1700। इतिहास के दृष्टिकोण से आदि ऐतिहासिक में रखा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिकल एज में रखा जाता है, क्योंकि हड़प्पा कालीन लिपि का प्राप्त हुआ है, परंतु इसे अभी तक क्या हुआ है? पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक। धातु के दृष्टिकोण से देखते हैं तो धातु के दृष्टिकोण से इसे क्या कहते हैं? कौन सी सभ्यता? कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि इस काल में जो है ना तांबा और टीन के मिश्रण से बनी कांसों का प्रयोग हुआ था। कांसा का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसका खोज कौन किया था। तो खोजकर्ता इसको कौन था? हड़प्पा की खोज पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने किया था। कौन किया था पहली बार? 1826 में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने किया था। दूसरा, 1853 में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी। और मोहर के ऊपर वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन उन्होंने उसका महत्व क्या किया? नहीं समझा था, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। पहली बार पूछेगा तो कौन किया था? 1826 में। कौन किया था? चार्ल्स मैसन ने, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भौगोलिक विस्तार इसका क्या है। इसका विस्तार वर्तमान समय के 3 देश भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। इस संस्कृति का उदय जो है भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। अब देखती है पाकिस्तान में कौन कौन सा आता है? पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान आता था। भारत में कौन आता है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है। अफगानिस्तान में देखते हैं कि कौन सा है, तो अफगानिस्तान में आपका मुंडी गाक और सुरतोगोई अफगानिस्तान में आता है। ठीक है। इसका चौहद्दी देखते हैं ये क्या है, तो उत्तर में जो है मांडा और दक्षिण में दाइमाबाद। अगर जगह के हिसाब से देखते हैं तो उत्तर में कौन सा है? मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और नीचे में दक्षिण में दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। पूरब में है आलमगीरपुर और पश्चिम में है सुतका गेंडोर। ठीक है। और नदी के संदर्भ में देखते हैं कि चिनाब नदी से लेकर के कौन नदी तक? परवरा नदी तक। चिनाब नदी से लेकर परवरा नदी तक है। ठीक है ना। चिनाब नदी से लेकर परवरा नदी तक, और दासक नदी से लेकर हिंडन नदी तक, या हिंडन नदी से लेकर बोल सकते हैं दासक नदी तक। ठीक है। उत्तर में चिनाब नदी, दक्षिण में परवरा नदी, और पश्चिम में दासक नदी, और पूरब में हिंडन नदी। ठीक है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। आकृति इसकी कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल इसका कितना हुआ? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है, और क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल वर्तमान के पाकिस्तान से क्या है? बड़ा तो है ही, लेकिन प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी क्या था? बड़ा था। हड़प्पा सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। तीसरी और दूसरी शताब्दी में ईस्वी में विश्व का सबसे बड़ा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता था। कौन सभ्यता था? हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। अब तक इस उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2800 स्थलों का पता लग चुका है, जिससे केवल 6 स्थल सर्वाधिक विकसित अवस्था में पाया गया है, जिसे नगर की संज्ञा दी गई है। किस चीज़ की संज्ञा दी गई है? तो नगर की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखते हैं कि यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मदगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित था। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। तो इसमें याद क्या रखिएगा कि हड़प्पा जो है किस जिला में है, तो मदगोमरी जिला में हो गया। किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है। और इस स्थल उत्खनन कौन किया था, तो दयाराम साहनी ने। और कब किया था, तो 1921 में। 4 चीज़ इसमें याद रखने का बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों या प्रेतों का टीला। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है। क्या प्राप्त हुए हैं? नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे लड़काना जिला में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य राखल दास बनर्जी के संरक्षण में 1922 में हुआ था। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। क्यों है? क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर नर कंकाल प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे लड़काना जिला में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य कौन किया था? मोहनजोदड़ो का राखल दास बनर्जी। और कब किया था? 1922 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 सर्वाधिक महत्व के नगर थे। हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी 2 सर्वाधिक महत्व के नगर थे। ठीक है। दोनों नगर एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे, और ये दोनों आपस में सिंधु नदी के द्वारा जुड़ा हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपस में दोनों किस नदी से जुड़े हुए थे? तो सिंधु नदी से जुड़े हुए थे। ठीक है। पिगॉट नामक, याद रखिएगा इसको भी, कि पिगॉट नामक विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता के संयुक्त राजधानी की संज्ञा दिया है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी की संज्ञा कौन दिया है? तो पिगॉट नामक विद्वान ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि चन्हुदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह मोहनजोदड़ो से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य मैके तथा एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था। ठीक है। एनजी मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट है आपका लोथल। तो लोथल ये जो है भारत के गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। और इसका उत्खनन कौन किया था? तो रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है। रंगनाथ राव लोथल का। ठीक है। और चन्हुदड़ो का वही पूछेगा कि चन्हुदड़ो का कौन किया था उत्खनन? तो एनजी मजूमदार और मैके ने। और चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। अब देखते हैं कालीबंगा।
इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य अमनानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापड़ के नेतृत्व में हुआ था। तो इसमें क्या याद कीजिएगा कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली रंग की चूड़ियाँ होता है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगा का खोज कौन किया था, तो अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापड़ के किया था। ठीक है। नेक्स्ट है बनावली। तो बनावली जो है यह हरियाणा के हिसार जिला में है और किस नदी के तट पर है, तो रंगोई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। इसका उत्खननकर्ता कौन था, रविंदर सिंह बिष्ट थे। ठीक है, रविंदर सिंह बिष्ट। नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, राखीगढ़ी, जो कि कहाँ है, हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का पूछेगा कि सबसे बड़ा स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में है। और किस नदी के तट पर है, तो घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है। आपका टोटल फैक्ट क्लियर होते जाएगा यहाँ से। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ हैं, गुजरात से मिले हैं। जैसे में कौन सा है, लोथल है, रंगपुर है, रोजदी है और सुरकोटदा है और धौलावीरा है। ठीक है। कौन कौन है, रंगपुर, रोजदी, सुरकोटदा और धौलावीरा। ठीक है। अब देखते हैं कि हड़प्पा को प्रारूप स्थल कहा जाता है। हड़प्पा को कौन सा स्थल कहा जाता है, प्रारूप स्थल, क्योंकि यहीं से उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं को आधार मानकर अन्य स्थलों को, यहाँ अल्प लिखा हुआ है, अन्य स्थल हो जाए, क्या होगा, अन्य स्थल। ठीक है। तो अन्य स्थलों को हड़प्पा कालीन होने की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। पाक हड़प्पीय या हड़प्पा पूर्व, पाक हड़प्पीय या हड़प्पा पूर्व, कालीबंगा और बनावली है। ठीक है। उन्नत हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हुदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा, बनावली, सुतका गेंडोर और सुरकोटदा। ठीक है। उत्तर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा में कौन आता है, रंगपुर और रोजदी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति के तीनों अवस्थाएं मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के पूछेगा कि तीनों अवस्थाएं किस में मिलती है, तो धौलावीरा और राखीगढ़ी में। ठीक है, धौलावीरा और राखीगढ़ी में। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी नगर योजना प्रणाली थी, नगर योजना प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा काल में नगरों का निर्माण, हड़प्पा काल में नगरों का निर्माण जो है योजनाबद्ध तरीके से होता था। पहला पश्चिमी भाग जो सामान्यतः ऊंचा होता था, इसमें राजा महाराजा, ऊंचा भाग जो पश्चिमी भाग में होता था राजा महाराजा तथा शासक वर्ग के लोग रहते थे। कौन वर्ग के लोग रहते थे, तो शासक वर्ग के लोग रहते थे। दूसरा जो था आपका पूर्वी भाग था जो नीचा होता था, इसमें क्या रहता था, आम जनता निवास करती थी। ठीक है, आम जनता निवास करती थी। सामान्यतः पूर्वी एवं पश्चिमी भागों के अलग अलग किलाबंदी होता था। ठीक है, हालांकि कालीबंगा से दोनों एक ही किलाबंदी का क्या मिला है, विवरण मिला है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि धौलावीरा से जो है ना त्रिस्तरीय नगरों का प्रमाण मिला है। राज प्रसाद वाला क्षेत्र राजा होता था, मध्यवर्ती नगर जो था व्यापारी वर्ग था और निचला स्तर जो होता था आम जनता। मध्यवर्ती व्यापारी वर्ग और राजप्रसाद वाला क्षेत्र राजा कहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मकान या घर पक्की ईंट से निर्मित होता था। हड़प्पा सभ्यता के जो है ना अंतर्गत मकान या जो घर होता था किससे, पक्की ईंट से निर्मित होता था। हड़प्पा काल में सड़कें एक दूसरे को कौन सा समकोण पर काटते हुए आगे की ओर बढ़ती थी, जिससे पूरा नगर चौकोर, पूरा नगर क्या होता, चौकोर यानी चीयर्स बोर्ड की भांति दिखाई पड़ता था। सड़कें 3 प्रकार की पाई गई हैं। सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है। यह 33 फीट चौड़ी, इसे राजपथ की संज्ञा दी जाती थी। किसकी संज्ञा दी जाती थी, तो राजपथ के संज्ञा दी जाती थी। दूसरा था मध्यम चौड़ी और तीसरा गली वाली पतली सड़क। सड़कों का निर्माण कच्ची ईंट या मिट्टी की सहायता से होता था। कच्ची ईंट से सड़कों का निर्माण किससे होता था, कच्ची ईंट या मिट्टी की सहायता से होता था। भवन जो है, सड़कों के किनारे सुनियोजित तरीका से भवनों का निर्माण होता था। सामान्यतः 1 मंजिले भवन बनते थे। हालांकि मोहनजोदड़ो से 2 मंजिले तथा 30 कमरे वाले भवन प्राप्त हुए हैं, जिसे सभा भवन या कॉलेज भवन की संज्ञा दी गई है। कौन सा भवन कहा गया है, सभा भवन या कॉलेज भवन की संज्ञा दी गई है। इस काल में भवन की जुड़ाई इंग्लिश बोर्ड पत्ती या ग्रिड पत्ती के आधार पर होता था। ठीक है, इस काल में जो है भवन की जुड़ाई जो होता था किससे होता था, इंग्लिश बोर्ड पत्ती या ग्रिड पत्ती के आधार पर होता था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भवन की जो दरवाज़ा है
मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर गली की ओर खुलती थी। प्रायः सफाई और सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखते हुए इसका प्रबंध किया जाता है। अपवाद स्वरूप लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था। लोथल नगर के जो दरवाजे हैं किधर खुलता था? मुख्य सड़क की ओर खुलता था। इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या भवन जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार है या धान्यागार या कोठागार है, जिसकी लंबाई जो होता था 45.71 मीटर और चौड़ाई जो होता था 15.23 मीटर होता था। ठीक है। इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो था मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। बताया जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत के हर धर्म में आवश्यक रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? उसकी जल निकासी प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? उसकी जल निकासी प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली क्या थी? अद्भुत थी। ठीक है। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। तो पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की कौन ऐसा जगह है जहाँ की अपने अपने घरों में अपने अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे? तो कालीबंगा में। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल व्यवस्था का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। इस हड़प्पा के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु हड़प्पा में 4 प्रजातियों के लोग निवास करती थी। पहला भूमध्य सागरीय, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलायर, तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलाइड था। ठीक है। सबसे ज़्यादा भूमध्य स्तरीय प्रजाति के लोग थे। ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा? भूमध्य स्तरीय प्रजाति के लोग थे। सबसे प्रिय देवता कौन थे? आदि शिव थे या शिव थे? सबसे प्रिय देवता कौन सा थे? आदि शिव या शिव थे। ठीक है। याद रखिएगा कि सबसे प्रिय देवता कौन थे? आदि शिव या शिव थे। सबसे प्रिय पशु कौन था? तो एक श्रृंगी बैल था या बसहा बैल जिसको कहते हैं। सबसे आदरणीय पक्षी कौन था? तो पाखता था। सबसे आदरणीय वृक्ष कौन था? तो पीपल था। ठीक है। और सबसे आदरणीय नदी कौन था? तो सिंधु नदी था। सबसे आदरणीय नदी कौन था? तो आपका कौन था? सिंधु नदी था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे बहुदेववादी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसा थे? बहुदेववादी थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में पहला मूर्ति पूजा का प्रमाण हड़प्पा काल में देखने को मिला है। ठीक है। भारत में पहला मूर्ति पूजा का जो प्रमाण मिला है हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा किया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का लोकप्रिय देवता कौन था? शिव था। शिव थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता का लोकप्रिय देवता शिव थे। शिव की पूजा 2 रूपों में करते थे। पहला शिवलिंग की पूजा, जिसका सर्वाधिक प्रचलन था। लिंग पूजा की शुरुआत कब से हुआ है? हड़प्पा काल से हुआ है। दूसरा होता था शिव के मानव रूप की पूजा। पहला शिवलिंग की पूजा, दूसरा मानव के रूप की पूजा। शिव के मानव रूप की पूजा, इसका प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। तो पूछेगा कि शिव के मानव रूप की पूजा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक सील पर ध्यान की मुद्रा में एक योगी के सिर पर 3 सिंह है, उसके चारों ओर 1 हाथी, 1 बाघ, 1 गेंडा है। ठीक है। आसन के नीचे 1 भैंसा है और पांवों पर 2 हिरन है। मुहर पर छिद्रित देवता को पशुपति महादेव बतलाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि हड़प्पा कालीन मानव देवियों की पूजा भी 2 रूपों में करती थी। ठीक है। पहला देवी की योनि के रूप की पूजा। ठीक है। और दूसरा मानव स्वरूप में पूजा। ठीक है। हड़प्पा देवियों की भी पूजा 2 रूप में और देवता की भी पूजा 2 रूप में। पहला शिवलिंग की पूजा था और दूसरा कौन सा था? मानव रूप की पूजा। और देवी में भी वही चीज़ है। तो यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधे के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरा की देवी समझते थे। धरती को उर्वरा की देवी कौन समझते थे? हड़प्पा के लोग। इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी के पूजा करते थे। किसे संबंध रहता है? तो मिस्र के लोग नील नदी की देवी जो आइसिस की पूजा करते थे, उसी प्रकार
हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। ठीक है। हड़प्पा तथा मिस्र की सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक। ठीक है। बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा तथा मिस्र की सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से किस चीज़ का प्रमाण मिला है? मूर्ति के प्रमाण मिले हैं, परंतु मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन इसी के समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया में मंदिर का निर्माण किया जाता था। हड़प्पा के जो समकालीन थे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, उसमें मंदिर का निर्माण क्या किया जाता था? किया जाता था। हड़प्पावासी प्रकृति पूजा में भी विश्वास रखते थे। ठीक है। हड़प्पावासी सूर्य की पूजा भी करते थे। लोथल के उत्खनन से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। तो स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहाँ मिला है? लोथल से, जो कि क्या है? सूर्य का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पावासी पशु पक्षी, नदी, झरना, पेड़ पौधा, जीव जंतु आदि सभी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा काल के लोगों का सबसे प्रिय पशु एक सींग वाला जानवर जो गैंडा हो सकता है या बसहा बैल था। उसके बाद महत्व का कुबर वाला सांड था। ठीक है। हड़प्पावासी यज्ञ प्रथा से परिचित थे। हड़प्पावासी किसे परिचित थे? यज्ञ प्रथा से परिचित थे। विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा यज्ञ किए जाते थे। कालीबंगा, लोथल एवं बनमाली से अग्निकुंड के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। हड़प्पावासी यज्ञ के अवसर पर पशुओं की आहुति देते थे। हड़प्पावासी जो है ना, यज्ञ के अवसर पर किसकी आहुति देते थे? पशुओं की आहुति, जिसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। पशुओं की जो आहुति जो है हड़प्पावासी यज्ञ के अवसर पर देते थे, उसका प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। हड़प्पावासी इहलौकिक यानी इस जीवन काल में और परलौकिक यानी मृत्यु के बाद दोनों जीवन में आस्था रखते थे। ठीक है। हड़प्पावासी इहलौकिक में और परलौकिक में। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से बड़ी तादाद में क्या मिले हैं? ताबीज मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ में विश्वास? भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। अब देखिए इसका हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। भारत में नगरीयकरण का पहला साक्ष्य हड़प्पा काल में एक संपन्न कृषि व्यवस्था, पशुपालन, उद्योग धंधा तथा व्यापार वाणिज्य का विवरण मिलता है। किस किस चीज़ का विवरण मिलता है? तो संपन्न कृषि व्यवस्था का मिलता है, पशुपालन का मिलता है, उद्योग धंधा का मिलता है और व्यापार वाणिज्य का विवरण मिलता है। ठीक है। कृषि देखते हैं कि हड़प्पा काल में जो है कृषि व्यवस्था विकसित अवस्था में थी। इस समय अधिशेष उत्पादन का विवरण मिलता है। अधिशेष उत्पादन का विवरण कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, चावल, कपास, तिल, सरसों। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना, गेहूँ का, जौ, राई, मटर, चावल, कपास, तिल और सरसों आदि फसलों से अवगत थे। ठीक है। ये जो है आपका VVI है, ये पूछता है। ठीक ना। तो इसको जरूर याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस किस चीज़ का फसल से अवगत थे? तो गेहूं से भी थे, जौ से भी थे, राई से भी थे, मटर से भी थे, चावल से भी थे, कपास से, तिल से, सरसों से। ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, कपास। सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था। कपास का उत्पादन सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंधु क्षेत्र में। इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। यूनान के लोग क्या चीज़ कहते थे? सिंडन। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु शब्द से निकला है। जौ। अब जौ देखते हैं कि इस सभ्यता के लोग 2 किस्म के जौ उगाते थे। बढ़िया या उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण जो है बनावली से मिला है। बढ़िया या उत्तम कोटि का जो जौ मिला है, कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जो है चावल का साक्ष्य जो है चावल। तो चावल का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? चावल का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। गुजरात के रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। धान की भूसी का प्रमाण पूछेगा कहाँ से मिला है? तो गुजरात के रंगपुर से। लेकिन चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा से अनाज के बड़े कोठारों का प्रमाण मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि किसानों से राजस्व लिया जाता था। किसानों से राजस्व लिया जाता था। ठीक है। हड़प्पावासी 2 फसल एक साथ उगाने की कला से परिचित थे। 2 फसल एक साथ उगाते थे। इसका साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है, जहां एक समय एक ही खेत में चना और सरसों को उपजाने का विवरण मिलता है। ठीक है। हड़प्पावासी
दो फसल एक साथ उगाने की कला से क्या थे, परिचित थे। ठीक है, कालीबंगा से ही जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से ही क्या मिला है, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। ठीक है, जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। नेक्स्ट देखिए कि बनावली से जो है हल का प्रमाण मिला है। बनावली से हल का प्रमाण मिला है। हल में तांबा, पीतल, लकड़ी, पत्थर आदि के फाल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हल में तांबा, पीतल, लकड़ी, पत्थर आदि के फाल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी। ठीक है, हड़प्पावासी रागी यानी बोले तो मड़ुआ, मड़ुआ से परिचित क्या थे, नहीं थे। देगा कि इनमें से कौन सा फसल जो है ना हड़प्पावासी परिचित नहीं थे, तो मड़ुआ से जो है परिचित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पशुपालन। पशुपालन जो है कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। ठीक है, जैसे में गाय, भैंस, बैल, बकरी और सूअर पालते थे। गाय भी पालते थे, भैंस भी पालते थे, बैल भी पालते थे, बकरी और सूअर भी पालते थे। ठीक है, ये लोग कुत्ता और बिल्ली भी पालते थे। क्या पालते थे, कुत्ता और बिल्ली भी पालते थे। ठीक है, इन दोनों के पैर के निशान मिले हैं। इन दोनों के पैर के, कुत्ता और बिल्ली के पैर के निशान मिले हैं। वे गधे, ऊँट भी रखते थे, गधा भी रखते थे और ऊँट भी, और शायद ही इसे ढोने के काम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हड़प्पाई लोग को हाथी और गैंडे का भी ज्ञान था। हड़प्पाई लोग को किस चीज़ का ज्ञान था, हाथी और गैंडे का भी ज्ञान था। ठीक है, खास तौर पर गुजरात में बसे लोग हाथी पालते थे। गुजरात में बसे लोग क्या पालते थे, हाथी पालते थे। गुजरात के सुरकोटदा घोड़े की हड्डी प्राप्त हुआ। गुजरात के सुरकोटदा से क्या चीज़ के प्राप्त हुआ है, घोड़े की हड्डी प्राप्त हुआ है। इसके अलावे मोहनजोदड़ो और लोथल से घोड़े की मिट्टी की बनी हुई और आग में पकी हुई मूर्ति प्राप्त हुआ, जिसे क्या कहा जाता था, टेराकोटा। गुजरात के सुरकोटदा से घोड़ा की हड्डी प्राप्त हुआ है, और इसके अलावे मोहनजोदड़ो और लोथल से भी क्या हुआ है, घोड़े की मिट्टी की बनी हुई आग में पकी हुई मूर्ति प्राप्त हुआ, जिसे क्या कहा गया है, टेराकोटा कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्योग धंधा कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो उद्योग धंधा था, हड़प्पा काल में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे का प्रचलन था, जैसे में मृदभांड उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, धातु उद्योग आदि से हड़प्पावासी क्या थे, परिचित थे। ठीक है, हड़प्पा काल में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे का प्रचलन था, जैसे मृदभांड उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, धातु उद्योग आदि से हड़प्पावासी क्या थे, परिचित थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से दो प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से के उत्खनन से कितने प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तो दो प्रकार के। पहला गेरुआ रंग का मृदभांड था और दूसरा लाल एवं काले रंग का मृदभांड था। ठीक है, लोथल से एक जो है चित्रित मृदभांड मिला है। लोथल से एक चित्रित मृदभांड मिला है, जिस पर कौवा और लोमड़ी का चित्र बनाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र की कहानी हड़प्पावासी परिचित थे। ठीक है, विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र की कहानी किससे परिचित है, हड़प्पावासी परिचित थे। ठीक है, हड़प्पा काल में वस्त्र निर्माण उद्योग का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सूती वस्त्र का एक टुकड़ा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो सूती वस्त्र के एक टुकड़ा का साक्ष्य पूछेगा कि कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पावासी वस्त्र की सिलाई, रंगाई, छपाई आदि कला से परिचित थे। इसका प्रमाण जो है धौलावीरा से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा से परिचित नहीं थे। इसके अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से क्या थे, परिचित थे। ठीक है, भारत में लोहा का प्रचलन पहली बार 1000 ईस्वी से प्रारंभ हुआ माना जाता है। भारत में लोहा का प्रचलन जो है पहली बार 1000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ माना जाता है। वर्तमान में भारत में लोहा का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए व्यापार। हड़प्पा काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। इस काल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार का प्रचलन था। ठीक है, हड़प्पावासी में इस काल में जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार का प्रचलन था। हड़प्पा काल में सर्वाधिक विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था। ठीक है, हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक क्षेत्र में दिलमुन तथा माकन मध्यस्थता का काम करता था। कौन करता था, दिलमुन तथा माकन मध्यस्थता का काम करता था। व्यापारिक क्षेत्र में कौन मध्यस्थता करता था, दिलमुन तथा माकन। दिलमुन की पहचान आज की फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन से की गई है, जबकि माकन की पहचान मकरान तट से की गई है। ठीक है,
दिलमुन की पहचान किससे की गई है? फारस की खाड़ी से। जबकि माकन की पहचान किससे की गई है? मकरान तट से की गई है। हड़प्पाकालीन सबसे विकसित बंदरगाह के रूप में लोथल का विवरण मिलता है। सबसे विकसित बंदरगाह कौन सा? लोथल। हड़प्पा काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। लेन देन में मुहर का प्रयोग होता था जो सेलखड़ी की बनी हुई थी। मुहर किससे बनी हुई थी? सेलखड़ी से बनी हुई थी। ठीक है, मुहर किससे बनी हुई थी? सेलखड़ी से। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से नृत्य करती हुई कांसे की मूर्तिकी की प्राप्त हुई है जो भ्रष्ट मोम तकनीक से बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जो है नृत्य करती हुई कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो भ्रष्ट मोम तकनीक से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हड़प्पावासी माप तौल आदि कला से भी परिचित थे। इस गिनती में 16 एवं उसके गुणज का प्रयोग होता था जो दशमलव प्रणाली का क्या है? सूचक है। ठीक है, फिर से इसको देखिए कि माप तौल आदि कला से हड़प्पावासी परिचित थे। इस गिनती में 16 एवं उसके गुणज का प्रयोग होता था जो किसकी सूचक है? दशमलव प्रणाली की सूचक है। लोथल से तराजू का पल्ला, जबकि मोहनजोदड़ो से बाट यानी बटखरा जिसको कहते हैं ना, तो बटखरा जो प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तराजू का पल्ला जिस पे तौलते हैं, मापते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, आयात कहाँ से कौन चीज़ किया जाता था? ठीक है, तो तांबा जो है आयात किया जाता था खेतड़ी और बलूचिस्तान से। कहाँ से? खेतड़ी और बलूचिस्तान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था। चांदी जो है अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक है, टीन जो है आपका अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। सोना अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से आयात किया जाता था। गोमेद जो है सौराष्ट्र से आयात किया जाता था। गोमेद जो है आपका सौराष्ट्र से आयात किया जाता था। लाजवर्त जो है मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। लाजवर्त जो है मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। सीसा जो है ईरान से आयात किया जाता था। सीसा जो है ईरान से आयात किया जाता था। राजनीतिक जीवन, हड़प्पा काल में स्पष्ट तौर पर किसी राजनीतिक संगठन का आभास नहीं हुआ था। इस काल में शासन प्रणाली जो है राजतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक थी। ठीक है ना, हड़प्पा काल में जो है शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक थी। इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। इसी बीच व्हीलर नामक विद्वान ने यह कहा कि हड़प्पा काल में, व्हीलर के अनुसार जो है हड़प्पा काल में कैसा था? राजतंत्रात्मक प्रणाली न होकर कैसा था? राजतंत्रात्मक प्रणाली। ठीक है, राजतंत्रात्मक प्रणाली न होकर जनतंत्रात्मक प्रणाली हुआ करता था। किसके अनुसार? व्हीलर के अनुसार। ठीक है, अधिकतर विद्वानों का मानना था कि हड़प्पा काल में व्यापारी या वाणिक वर्ग से अधिक शक्तिशाली था, जिस कारण इस काल में शासन प्रशासन वाणिक वर्ग के हाथों में हुआ करता था। किसके हाथों में? वाणिक वर्ग के हाथों में हुआ करता था। हंटर के अनुसार क्या कहना है कि मोहनजोदड़ो का शासन जो है राजतंत्रात्मक न होकर क्या था? जनतंत्रात्मक था। क्या था? जनतंत्रात्मक। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की हम लोग क्या देखते हैं? सामाजिक जीवन देखते हैं कि सामाजिक जीवन उसका कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो साक्ष्य मिले हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पा काल में संभवतः कैसी समाज थी? मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था, क्योंकि उत्खनन से बड़े पैमाने पर महिलाएं की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था। ठीक है, हड़प्पा काल में समाज में 4 वर्ग के लोग रहते थे। हड़प्पा काल में समाज में 4 वर्ग के, पहला पुरोहित, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी, चौथा श्रमिक। हड़प्पा काल के समाज में 4 वर्ग के लोग रहते थे, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ठीक है, लोथल से मछली पकड़ने का कांटा और कालीबंगा से पशुओं की कटी हुई हड्डी का प्रमाण मिला है। तो पशुओं की कटी हुई हड्डी का जो है प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ठीक है, और मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। ठीक है, हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। स्त्री भी धारण करता था आभूषण और पुरुष भी। ठीक है, हड़प्पा से तांबे का दर्पण, काजल लगाने की सलाई और चन्हुदड़ों से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा से तांबे का दर्पण, काजल लगाने की सलाई तथा चन्हुदड़ों से लिपस्टिक का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। लोथल से शतरंज के साक्ष्य मिले हैं,
जबकि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से पासे की साक्ष्य मिले हैं। लोथल से शतरंज के साक्ष्य, जबकि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से पासे की साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हड़प्पा काल में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की 3 विधि का प्रचलन था। मृत्यु के बाद कितने विधि का प्रचलन था अंतिम संस्कार के लिए? तो 3 विधियों का प्रचलन था। पहला था पूर्ण समाधिकरण। इसके तहत संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। यह विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा विधि अंतिम संस्कार के बाद कौन होता था? तो पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण क्या है कि संपूर्ण शव को भूमि में क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था। और यही विधि क्या था? सबसे प्रचलित था। आंशिक समाधिकरण, तो आंशिक समाधिकरण क्या था कि इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था, ठीक है। और लास्ट है एक दाह संस्कार, ठीक है, दाह संस्कार, जो कि मरने के बाद जलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि हड़प्पा के उत्खनन से एक अनोखी कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे RH-37 कब्रिस्तान नाम दिया गया है। कौन सा कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है? RH-37 हड़प्पा के उत्खनन से। लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। रोपड़ से एक कब्र के भीतर मानव शरीर के साथ कुत्ता का शरीर का साक्ष्य मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके पतन का कारण क्या क्या रहा है। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण से, ठीक है। किसके अनुसार? व्हीलर के अनुसार बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण। मार्शल अर्नेस्ट मैके एवं SR राव के द्वारा बाढ़, ठीक है। इसका प्रमाण क्या मिला है पतन होने का? बाढ़ से। अमलानंद घोष और अस्टेइन के द्वारा कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पतन हो गया है। MR साहनी के अनुसार कहा गया है कि भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावना, ठीक है। जॉन मार्शल के अनुसार कहा गया है कि प्रशासनिक शिथिलता, ठीक है। और केनेडी के अनुसार कहा गया है कि प्राकृतिक आपदा यानी मलेरिया या महामारी के अनुसार। इसमें सर्वाधिक मान्य मत क्या चीज़ था? बाढ़ को बताया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो मान्य मत है क्या चीज़ है? तो बाढ़ है, ठीक है, बाढ़ है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में उत्खनन से IIT खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाण मिला है। इस प्रमाण के आधार पर कहा जा रहा है कि इस सभ्यता के पतन का अहम कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन को माना गया है। क्या कारण माना गया है? IIT खड़गपुर के अनुसार जलवायु परिवर्तन को माना गया है। लेकिन सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? बाढ़। अब देखिए कि कहाँ से कौन कौन सी वस्तुओं का प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिला है, सब एक ही जगह दिया गया है। तो सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं। हड़प्पा से क्या क्या चीज़ मिला है? सावधान पेटिका मिला है। क्या चीज़ मिला है? सावधान पेटिका। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। शंख का बना बैल भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। पीतल की इक्का गाड़ी कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, ठीक है। गेहूं व जौ के दाने कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। अन्नागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। और तांबे का पैमाना भी मिला है हड़प्पा से, ठीक है। क्या क्या चीज़ मिला है? सावधान पेटिका, RH-37 कब्रिस्तान, शंख का बना बैल भी मिला है, पीतल की इक्का गाड़ी मिला है, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा मिला है, गेहूं व जौ के दाने मिले हैं, ठीक है, गेहूं व जौ के दाने मिले हैं, ठीक है। अन्नागार मिला है, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं, तांबे का पैमाना मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से आपका बृहद स्नानागार हो गया, मातृ देवी की मूर्ति हो गया, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिल गया है। कौन सा मिला है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिला है, ठीक है। राज मुद्रांक, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्टे के अवशेष मिले हैं, मिट्टी का तराजू मिला है, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मिला है, आदि मिला है, ठीक है। चन्हुदड़ों से क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है? अलंकृत हाथी, बकराकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, मेकअप का सामान, 4 पहियों वाली गाड़ी, मनके, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, गुड़िया, शीशा आदि मिला है, ठीक है। अलंकृत हाथी मिला है, बकराकार ईंट मिला है, कंघा मिला है, लिपस्टिक मिला है, मेकअप का सामान मिला है, 4 पहियों वाली गाड़ी, मनके, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, गुड़िया, शीशा आदि मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि कालीबंगा से क्या क्या चीज़ मिला है।
तो आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ, जूते हुए खेत का साँच, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़ों की छाप, मानिक एवं मन के बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के खिलौना तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ मिली हैं। ठीक है, कालीबंगा से क्या क्या चीज़ मिला है? तो आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ, जूते हुए खेत का साँच मिला है, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है, सिलबट्टा मिला है, सूती कपड़ों की छाप, मानिक एवं मन के बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के खिलौना तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ मिली है। ठीक है, लोथल से देखिए कि लोथल से क्या क्या चीज़ मिला है। तो लोथल से तो बंदरगाह याद रखिएगा, धान, चावल और बाजरे का साँच भी कहाँ से मिला है? लोथल से ही मिला है। फारस की मुहर भी मिला है लोथल से, 3 युगल समाधि मिला है लोथल से, धान की भूसी भी मिला है लोथल से, मनका भी मिला है लोथल से, उद्योग के साँच भी मिला है लोथल से, तांबे का कुत्ता और छोटा दिशा मापक यंत्र कहाँ से मिला है? लोथल से। छोटा दिशा मापक यंत्र लोथल से मिला है। ठीक है, सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी एवं विशेष प्रकार का कब्रगाह। ठीक है, घोड़े की अस्थियां एवं विशेष प्रकार का कब्रगाह। ठीक है, तो बनावली से क्या क्या चीज़ मिला है देखते हैं। बनावली से आपका हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ मिला है, तांबे के बनाग्र मिले हैं। ठीक है, तांबे के बनाग्र। अब देखिए खोज कहाँ कहाँ हुआ है और सारे जगह का। तो हड़प्पा सबसे पहले खोज इसका कौन किया था देख लेते हैं, राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया है? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया है? हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया है। ठीक है, मिस्टेक हो गया, हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन सा है? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो का खोज आपका राखलदास बनर्जी ने किया है। चन्हुदड़ो का खोज आपका गोपाल मजूमदार ने किया है। चन्हुदड़ो का खोज कौन किया है? गोपाल मजूमदार। कालीबंगा का खोज आपका अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापड़ के द्वारा किया गया है। ठीक है, कोटदीजी का खोज कौन किया है? फजल अहमद खान। सुतका गेंडोर का खोज कौन किया है? ऑरेल स्टाइन। रंगपुर का खोज कौन किया है? रंगनाथ राव। धौलावीरा का खोज कौन किया है? आर.एस. बिष्ट व जे.पी. जोशी। रोपड़ का खोज कौन किया है? यगदत्त शर्मा। और राखीगढ़ी का खोज कौन किया है? सूरजभान। आलमगीरपुर का खोज कौन किया है? यगदत्त शर्मा किया है। ठीक है, अब देखिए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता आपका रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। चन्हुदड़ो भी आपका सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। कोटदीजी आपका सिंधु नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर दासक नदी के किनारे है। रंगपुर भादर या मादर नदी के किनारे है। धौलावीरा आपका लूनी नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, हड़प्पा लिपि का पहला नमूना या प्रमाण 1853 में पता चला, लेकिन यह 1923 ईस्वी में क्या आया? प्रकाश में आया। हड़प्पा सभ्यता की लिपि प्रकाश में कब आया? तो 1923 में। हड़प्पा लिपि का मूल्य चिन्ह क्या है? 64 अक्षर 200 से 400। हड़प्पा लिपि का नामकरण विद्वानों के द्वारा किया गया। उन्होंने इसका नाम पिक्टोग्राफ, चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक रखा था। हड़प्पाई लिपि दाएं से बाएं। हड़प्पाई लिपि किधर से किधर? दाएं से बाएं। ठीक है, हड़प्पाई लिपि के प्रमाण के सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? शेर से परिचित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एकमात्र स्टेडियम का पता धौलावीरा से लगा है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एकमात्र स्टेडियम का पता कहाँ से लगा है? तो आपका धौलावीरा से लगा है। धौलावीरा से लगा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनित स्थल रोपड़ है। यह वर्तमान भारत के पंजाब प्रांत में स्थित है। भारत के पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान का भाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? नखलिस्तान का भाग भी कहा जाता है। पुजारी के प्रस्तर का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। पुजारी के प्रस्तर का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। इस प्रकार ये आपका टोटल हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गया। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका ज्ञान बिंदु का नोट्स था जो कि हड़प्पा सभ्यता पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। और तब तक वीडियो पर बने रहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो आता है मेन वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता लेकर आएंगे और अच्छी तरीक़ा से लेकर आएंगे ताकि आप लोग का रिवीजन अच्छी तरीक़ा से हो। तब तक जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और थोड़ा सा इस पर सपोर्ट बनाए रखें।